दोस्तों कल है 7 जनवरी और अब बस एक दिन का ही ऑफर बचा है। कोचिंग अगर आपको लेनी हो तो स्लॉट्स भी ऑलमोस्ट हमारे फुल हो चुके हैं। नेचुरल कोचिंग के अभी सिर्फ 5 स्लॉट्स बचे हैं और एनहेंस्ड का आखिरी स्लॉट है जो बचा है और प्राइस ड्रॉप होके सिर्फ 5,000 रुपए हो चुका है 3 महीने की कोचिंग का, जिनको नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना है। और रिजल्ट्स आपको पता ही है, चाहे ये रिजल्ट हो हमारा या फिर हो ये वाला रिजल्ट या फिर ये रिजल्ट, हर एक जगह पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो आज ही अपना स्लॉट बुक करो, हमें यहाँ डीएम करो और लास्ट ऑफर जो बचा है उसका फायदा उठाओ। दोस्तों तगड़े तगड़े अपडेट्स आ चुके हैं। स्टार्टिंग वीडियो की हम करते हैं सबसे बड़े लेजेंड आज के दौर के जो कहलाए गए हैं, क्रिस बमस्टेड। तो क्रिस ने हाल ही में अपनी ये वाली फोटो डाली है जिसके अंदर ये एक ठीक ठाक साइज कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधे से ज्यादा दिसंबर के अंदर पिछले महीने बीमार रहे और अब बहुत समय बाद ये जिम में आए हैं। तो इस वक्त यानी सभी बीमार पड़ रहे हैं, सिर्फ इंडियंस के साथ ये दिक्कत नहीं है। और शिवम एक ऐसे एथलीट रहे हैं जिनके साथ हमेशा से कई सारे हेल्थ इश्यूज रहे हैं। वो ज्यादा वल्नरेबल हैं इन सारे इश्यूज के साथ में और जल्दी से ही बीमारी कैच कर लेते हैं। स्टिल वो 6 बार मिस्टर ओलंपिया बने, वो भी तब जब कई तरह के इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज उनके साथ, ऑटो इम्यून डिजीजेस उनके साथ रही। फिलहाल ये नजर आ रहे हैं फंक्शनल ट्रेनिंग करते हुए। क्रिस ने हाल ही में लेकिन एक वीडियो के दौरान एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है। कई सारे लोग ना इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहते हैं, पर दोस्तों एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जब एथलीट्स किसी भी चीज़ की प्रेप कर रहे होते हैं, किसी भी शो में जा रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास वैसे लोग होने चाहिए जो आपके ऊपर बिलीव करते हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, एक मिस अलाइनमेंट होता है और आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। अगर ऐसे लोग आपके आसपास में जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको नीचे खींच रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं और आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ पर एक तरह से लीक होती है उन लोगों के साथ डील करने में। तो क्रिस ने ये बात एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही बताई है और उन्होंने कहा कि आपके आसपास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आप लाइफ में बहुत ऊपर निकलते हो। क्रिस ने ये बोला, मैं आज लाइफ में इतना ऊपर निकल गया हूँ जितना कि मैंने कभी नहीं सोचा था और मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एक क्रेडिट आसपास के लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने कि मुझे मदद करी टफ टाइम में भी ऊपर पुश करने की। और इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा वो अचीव करके बैठा हूँ जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था। अब इनके नीचे ठीक यहाँ पर मनोज सरंगापानी भी कमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ से 100% रेजोनेट करता हूँ और आसपास के लोग अगर आपके बिलीफ सिस्टम पे अलाइन करते होंगे ना, आपके ऊपर विश्वास करते होंगे, तो बहुत आसान है बाहर की नॉइज़ को चुप कराना। क्योंकि देखो एक एथलीट प्रेप करता है ना, 100 तरह की तकलीफें उसको पहले अंदर से हो रही होती है क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा झेल रही होती है। उसके ऊपर से आसपास का नॉइज़ इतना होता है जो लोग आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे नीचे खींच करके आपको लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में फोकस हटना बहुत आसान होता है। ऐसे में अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको बचाए रखता है और काफ़ी आगे लाइफ में बढ़ने के लिए ना आसपास के लोग अच्छे होने ज़रूरी है जो आपकी चीज़ों पे बिलीव करे और आपको सही भी करे अगर आप गलत हो तो। ये एक मोटिवेशनल चीज़ ज़्यादा आपको लग रही होगी इस वीडियो में, बट मैं ना ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब बड़े एथलीट्स जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, अगर वो ऐसी बातें रख रहे हैं तो उनको हम सुन सकते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ पीछे करके आए हैं। तो क्रिस ने इसको अपने सक्सेस का रीज़न बताया है। बाकी देखते हैं कभी ये कमबैक वापस करेंगे भी या नहीं। फिलहाल ये अपनी लाइफ को आफ्टर रिटायरमेंट वाली जो होती है उसको एंजॉय करने में लगे हुए हैं। जिम में वापस आ गए हैं, लेकिन स्टिल मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार साइज बहुत अच्छा ये एथलीट कैरी कर रहा है। आज भी शिवम के अंदर वो साइज है जो कई सारे क्लासिक एथलीट्स जो अभी कंपीट कर रहे हैं ना, ऑफ सीजन में भी इतना साइज कैरी ना करते हो। और कंसिस्टेंसी का नतीजा है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी अपने आप को आउट ऑफ शेप नहीं होने दे रहे हैं और अभी भी काफ़ी लो बॉडी फैट परसेंटेज इनका दिख रहा है। एब्स अभी भी क्लियर है और शिवम लगभग 250 से 260 एलबीएस के आसपास में रहते हैं। बाकी आप में से कई सारे लोग शायद ये बिलीव करते होंगे कि इनको वापस आना चाहिए। अब ये तो सबका अपना अपना एक थॉट है और शिवम लाइफ में आगे और जाना चाहते हैं तो उन्होंने इसलिए इस चीज़ को यहीं तक ही रखा है। और बॉडी बिल्डिंग करना उनके लिए हर साल इतना टफ हो रहा था ना, हर साल वो ज़रूर रोते थे एक ना एक दिन और इतना ज़्यादा अपनी बॉडी से भी परेशान होते थे। मेंटली खुद को पुश करना भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, शिवम ने गेम से एग्जिट तब लिया जब इनकी बेस्ट शेप थी लाइफ की। लास्ट शो और बेस्ट शेप के साथ आप गेम से एग्जिट करो, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये अपने टर्म्स पे गए हैं। बाकी अब हम चलते हैं अगले एथलीट पे। यहाँ पे बात करता हूँ मैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की। तो ब्रैंडन ने हाल ही में अपने कुछ ये गोल्स सेट किए हैं। 2026 चल रहा है, नया साल लग गया तो हर कोई अपने रेजोल्यूशन लेकर के चल रहा है। अब हेंड्रिक्सन ने अपना ये रेजोल्यूशन लिखा है, विन द आर्नोल्ड, क्योंकि आर्नोल्ड में खेलने आने वाले हैं। इसके बाद विन द ओलंपिया, उसके बाद फोकस मोर रिलेशनशिप ऑन गॉड और बहुत सारे इन्होंने अलग अलग अपने रीजंस लिख डाले। नीचे लिखा है 3x माई इनकम, पर एक लिखना भूल गए कि लड़ाई नहीं करनी है बात बात पर, वो नहीं लिखा जैसे पिछले साल इन्होंने अली बिलाल के साथ करा था। I'll show you how to be a humble champion. All right. Well, hang on a second. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. ये इस तरह हम्बलनेस सिखाने चले थे अली बिलाल को। तो ऑफन देखा गया है कि ब्रैंडन सिर्फ अली बिलाल वाला एक केस नहीं है कि अली के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, वो पहले भी कई बार इस तरीके से लड़ाई कर चुके हैं
और काफी बार ये खराब पर्सोना सेट करते हैं फैंस के और सब लोगों की नजर में कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से हाइपर हो जाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, ये गोल बात बात पे लड़ाई ना करने वाला ये हम लिख देते हैं, पर उसके बाद भी देखो आसार होने चाहिए सुधरने के, मेरे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। तो फिलहाल ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की फिजिक कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दी। फिजिक मोर और लाइक इनकी सेम है। अब ये देखना है कि ये अपने कंपेटिटर्स, खासतौर से आंड्रे ड्यू, एडवन पल्मेरा, वो लोग भी खेल रहे हैं, तो उनका सामना किस तरीके से करते हैं। इमैनुअल हंटर भी इसके अंदर है और विटोर चैविस भी है, तो ये सारे अच्छे दमदार कंपेटिटर्स हैं। पर एक अच्छी बात ब्रेंडन के लिए ये है कि इनमें से किसी ने भी ब्रेंडन को आज तक हराया नहीं, तो ब्रेंडन की अपर एज ऑलरेडी है इस गेम के लिए। बहुत ज़्यादा वो छेड़ाखानी अपने साथ करते नहीं है। और हमेशा एक खास बात हेनरिक्सन के साथ ये है कि वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग लेकर के, एक अच्छी टैनिंग और बहुत पॉलिश्ड बॉडी लेकर के आते हैं। आमतौर पे कंडीशनिंग और टाइटनेस मसल्स में अच्छी होती है, कभी ऑफ नहीं दिखते हेनरिक्सन, तो इस चीज़ के अंदर तो इन्होंने मास्टरी हासिल करी हुई है। देखते हैं इस बार का आर्नोल्ड जीत पाते हैं कि नहीं। मुझे लग रहा है सर हाँ जीत सकते हैं। ओलंपिया बहुत टफ है। अली बिलाल को पिछली बार ये सबक सिखाने चले थे और अली से हार गए, रायन टेरी से भी हार गए, और वो दोनों ही इस साल भी इनके सामने होंगे, तो ओलंपिया जीतना टफ है। आर्नोल्ड एक बारी को जीत सकते हैं ये। हम चलते हैं अगले अपडेट पे, तो एंड्रयू आ जाते हैं। एंड्रयू जैक्ट जो सबसे ज्यादा इस साल हाइप बटोर के बैठे हैं कि वही बनेंगे इस साल के मिस्टर ओलंपिया, फिलहाल हमें ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। और एंड्रयू के डेल्स नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं, या स्पेशली ट्रेनिंग करते वक्त भी ज्यादा पंप आता है, तो ऐसा एक ऑरा क्रिएट होता है क्योंकि साइज ज्यादा आ जाता है ना ब्लड फ्लो होकर के। और डेल्स नाम इनके ओवर पावर कर रहे हैं बाकी के मसल्स पे। अब क्या जजेस भी इस चीज़ को इसी नज़रिए से देखते हैं, ये होगी सोचने वाली बात, क्योंकि एंड्रयू जैक्ट एक ऐसे एथलीट है जो बहुत ज़बरदस्त आर्म्स, चेस्ट, फ्रंट बॉडी बहुत तगड़ी दिखाते हैं, पर कहीं ना कहीं इनकी जो बैक है, इनके ग्ल्यूट्स और इनके हैमस्ट्रिंग्स है, ये पीछे हैं। और यहाँ से है जो ये मिस्टर ओलंपिया अभी तक भी नहीं जीत पाएंगे, स्पेशली अगर ये डेरेक और हार्डी जैसे एथलीट्स का सामना करते हैं, तो इनको ज़्यादा साइज अपने बैक के पूरे ही पोज के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब क्या आर्नोल्ड तक ये इतना कर पाएंगे, क्योंकि इनका सामना सीधा सीधा हार्डी शूपन के साथ होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि कॉम्पैक्ट लाइनअप है इस साल के आर्नोल्ड का, कोई बहुत वीक लाइनअप नहीं है। इस लाइनअप के अंदर सिर्फ 2 एथलीट्स मिसिंग है, एक तो डेरेक लंसफर्ड और एक सैमसन दौदा, उसके अलावा सारे एथलीट्स है। निक वॉकर के साथ भी एंड्रयू का एक अच्छा मुकाबला होगा। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एंड्रयू के साथ जो रहेंगे वो होंगे मार्टिन फिट्जवाटर, वो इनको हरा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, या एंड्रयू इनको हरा सकते हैं। तो ये दोनों एकदम टफ लड़ाई करेंगे सेकंड प्लेस के लिए। मुझे लगता है फर्स्ट पे बहुत हद तक हार्डी शूपन ही आएंगे। फिलहाल अच्छा लाइनअप है, टोनियो बर्टन जैसे एथलीट्स भी यहाँ पे मौजूद है और ब्रेंडन करी जैसे भी। हम यहाँ अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड्रयू जैक्ट की हम बात कर रहे थे। देखते हैं एंड्रयू जैक्ट इस तरीके से जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी लाइट ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पर स्टिल बहुत ज़्यादा हार्ड बॉडी स्टेज पे तो दिखाते हैं। क्या ये चीज़ इन्हें मदद करेगी और साइज पुट ऑन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो ये लिख दिया कि ग्राइंडिंग टू बीट माई प्रीवियस सेल्फ, दैट्स द गोल। तो गोल तो यही है कि पहले वाले एंड्रयू जैक्ट को हरा दे, और अब डायरेक्ट गोल एक मिस्टर ओलंपिया का ही इनके आगे बचता है, क्योंकि ओलंपिया में पिछले साल वैसे भी 3rd तो आ ही गए थे, उसके ऊपर 2nd तो आना कोई भी एथलीट नहीं चाहेगा, वो सबसे बड़ा एक फेलियर माना जाता है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो काफ़ी अच्छा वजन तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग इनके फेवर में जाती हुई दिख रही है। बाकी देखते हैं लेग्स में कितने इंप्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि फ्रंट लेग्स इनके इंप्रूव होते हुए दिखने वाले हैं। पर पिछले साल जब रोमेनिया खेला था ओलंपिया के थोड़े ही दिनों बाद, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड और ओलंपिया से भी ज़्यादा हार्ड दिखाई दिए थे एंड्रयू जैक्ट। तो शो बाय शो बेहतर हो रहे हैं, और इसीलिए इनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी ठीक है कहना ये कि मैं और इम्प्रूव होकर आने वाला हूँ, अपने प्रीवियस वर्जन को मैं बीट करके आऊँगा आर्नोल्ड क्लासिक में। एक अच्छा अगर कंपटीशन एंड्रयू और हार्डी के बीच में मिले देखने को, तो मजा आना चाहिए शो देखने का। देखते हैं 3 महीने का ही अभी टाइम बचा है, पता लगेगा एंड्रयू जैक्ट कितना ऊपर अब निकल चुके हैं। इनके बाद चलते हैं हम दोस्तों अगले एथलीट पे, और ये आते हैं सैम स्विलक। सैम ने लास्ट ईयर ही आर्नोल्ड एमेच्योर जीत करके अपना प्रो कार्ड ले लिया था। हम सबको पता है कि आर्नोल्ड एमेच्योर जो जीतता है वो अगले साल के आर्नोल्ड क्लासिक को खेलने के लिए क्वालिफाई होता है। अब सैम खेलते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में, तो इस साल भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में ही खेलेंगे, और क्लासिक में अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं इस साल, जैसे कि वेस्ले विजर्स हो गए या फिर माइक समरफील्ड हो गए। पर सैम इनके साथ कंपीट करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सैम स्विलक अभी भी बहुत नए हैं और खास तौर से एक इंटरनेट पर्सनैलिटी है, तो टाइम लगेगा उतना मास इकट्ठा करने में, वो प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप करने में, जो इन लोगों ने काफ़ी सालों की मेहनत देके करी है। फिलहाल के इनके अभी कुछ ये वीडियोस आई है, इनको ना इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादा करके लोगों ने ये वाली वीडियो के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक किया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैम स्विलक की बैक में एक्ने कुछ ज़्यादा ही है, ये हद से ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ना ओवर शार्प्ड है। पर जब मैंने रियलिटी देखी तो इंस्टाग्राम हटाओ, यूट्यूब पे रियल इनकी वीडियोस हैं, तो इसमें इनकी बैक पे एक्ने कम है कंपैरेटिवली, और ये उतने ज़्यादा खराब नहीं दिख रहे हैं। पर हाँ, एक्ने ज़रूर है,
और दोस्तों बैक एक्नेज होने के ना कई सारे रीजंस होते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन ये है, जब भी कोई एथलीट एनाबॉलिक्स पे होता है तो कई ऐसे एनाबॉलिक्स हैं जो DHT में कन्वर्ट बड़ी आसानी से होते हैं। जैसे कि कुछ ये कंपाउंड्स हैं, मैं इनके नाम नहीं ले रहा, आजकल यूट्यूब पे नाम लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये खास तौर से कुछ ये तीनों कंपाउंड्स जो काफी ज्यादा DHT में कन्वर्ट होते हैं। अब हमारी स्किन के अंदर होते हैं ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ऑयल रिलीज करते हैं, नेचुरल ऑयल जिसको कि सीबम कहते हैं। अब ये क्रिस बमस्टेड वाला सीबम नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस होता है स्किन के नीचे, वो सीबम है। तो DHT सीबम को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करवाने लगता है। अब यहीं से हमारे बाल की जड़ निकलती है, तो इन हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है एक्सेस ऑयल, जिस वजह से पोर्स बनते हैं। फिर ब्लैक हेड्स होते हैं, कभी कभी वाइट हेड्स भी होते हैं, और कई बार डेड स्किन जो हमारी जैसे बैक होती है, पीछे डेड स्किन बहुत रहती है, उसके साथ मिक्स होकर के सीबम और ज्यादा एक्ने करने लगता है। क्योंकि डेड स्किन एट द एंड सिर्फ बैक्टीरियाज के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, और सीबम जो होता है वो बैक्टीरियाज के लिए बहुत परफेक्ट न्यूट्रिएंट होता है। बैक्टीरिया इस सीबम को खाते हैं, उससे एसिड रिलीज करते हैं, इससे और ज्यादा आपको पिंपल्स होते हैं, इचिंग और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे। इसके लिए दो चीजें कर सकते हो, एक तो उन कंपाउंड्स पे कंट्रोल जो DHT में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे कई सारे ऐसे एनहेंस्ड क्लाइंट्स है, आपको उनकी बैक पे एक भी एक्ने नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कन्वर्जन नहीं होने देते। हम लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि कौन सा कंपाउंड चलाया जा रहा है, बॉडी के अंदर बाकी सारे हार्मोन्स बैलेंस में इन चेक है कि नहीं है। इसलिए आपको बैक एकदम क्लीन दिखेगी। जैसे ये एनहेंस्ड है क्लाइंट, तो इनकी बैक में कोई एक्ने नहीं है। हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि DHT ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, एस्ट्रोजन कंट्रोल में रहना चाहिए। सेकंड, साफ सफाई रखो। डेड स्किन ना बड़ी आसानी से बैक पे इकट्ठी हो जाती है, तो अच्छे से रब ऑफ करो, अच्छे से क्लीन करके रखो बैक, ताकि एक्ने ना होने पाए, पिंपल्स ना हो। तो साफ बात बोलूं, बैक इनकी अच्छी कंडीशनिंग में तो नहीं है, और पता लग रहा है कि बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स अनकंट्रोल्ड चल रहे हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि सैम सुलैक एक अच्छी शेप में है, ये देखते हुए कि 3 महीने आउट है आर्नोल्ड से, और इनके पास पहले से मसल्स थोड़े ज्यादा है। स्पेशली जब आप इनको मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए देखो तो काफी थिक एंड राउंड दिख रहे हैं, और पहले के मुकाबले बहुत फुल हो चुकी है इनकी बॉडी, तो अच्छे दिखने वाले हैं स्टेज पे। और लास्ट टाइम भी जब इन्होंने आर्नोल्ड एमेच्योर में परफॉर्मेंस दी थी ना, बहुत अच्छा पीक करा था। स्पेशली ये देखते हुए कि हम एक सोशल मीडिया बॉडी बिल्डर को देख रहे हैं, चमके थे स्टेज पे लास्ट टाइम। देखते हैं इस साल कैसा पीक करते हैं ये। बाकी ग्रोथ अच्छी है और इंप्रेसिव लग रहे हैं 3 मंथ्स आउट के हिसाब से। इनके बाद दोस्तों आखिरी अपडेट आ जाता है 2024 मिस्टर ओलंपिया सैमसन दादा के ऊपर। हाल ही में ये देखा गया कि सैमसन ना बहुत ज्यादा सिकुड़ते जा रहे हैं, इनकी मसल्स में एट्रॉफी आ गई है, और सही में यार बॉडी बिल्डिंग का लेवल ना लग रहा है बहुत डाउन हो चुका है। सैमसन दादा या कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो इतना ज़्यादा compete कर रहे हैं कि बॉडी अब उनकी बहुत ज़्यादा एक जैसी, पहले से भी डाउन और थकती हुई दिख रही है। सैमसन देखो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से मैक्सिमम पुश कर रहे हैं, पर इनकी बॉडी अब उस तरीके से नहीं दिख रही है। अब इस वाली फोटो के अंदर अगर हम देखें तो लैट्स बहुत छोटे हो गए हैं, बाइसेप्स का साइज कम हो गया है, बाइसेप्स में भी थोड़ा सा पीक कम हो गया, और बाइसेप भी इम्बैलेंस लग रहे हैं, वेस्ट भी चौड़ी हो गई है। अब ये देखो एक ऑफ सीजन बॉडी है, तो इसलिए भी हमें ऐसे दिख रहे हैं, पर फिर भी साइज 340 LBS का ये एथलीट क्लेम कर रहा है कि मेरा है। 340 LBS इस तरीके से नहीं दिखता, ये तो 240 LBS दिख रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली आप अगर गौर करो ना, सैमसन पिछले 4 साल से लगातार कंपीट कर रहे हैं। 2022 में इन्होंने ओलंपिया खेला था, उससे पहले भी शोज खेल ही रहे थे उस साल, उसके बाद से लगातार खेल रहे हैं, ब्रेक ही नहीं लिया है। ये काफी लंबा समय होता है। आप 2022 से अभी तक 2026 लग गया, बिना किसी रेस्ट के कंपीट करते जा रहे हो। सही में बॉडी ऐसे में अगर साइन शो नहीं कर रही है ट्रॉफी की अभी तक भी, तो ये बहुत बड़ी बात थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि बॉडी थक रही है। मेरे हिसाब से अगर हैनी रम्बॉट होते तो उनको पक्का अभी ये बोलते थे कि इस वक्त रेस्ट ले लो। तो सैमसन मेरे को तो डाउन लग रहे हैं, और पहले से काफी ज्यादा छोटे दिख रहे हैं। स्टेज पे आएंगे तो वही पसीने इनके निकलेंगे, और आर्नोल्ड फिर भी इस बार खेलने आने वाले हैं, 3 महीने बाद हमें फिर दिखेंगे। देखते हैं, अभी के साइंस इनके नेगेटिव है, हो सकता है स्टेज पे एथलीट अच्छा दिख जाए, पर लास्ट टाइम तो ऐसे दिखे थे। इनको देख के लग भी नहीं रहा कि ये कभी मिस्टर ओलंपिया बने भी होंगे, इस बॉडी को देख के कहीं से नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने बोला बॉडी बिल्डिंग का लेवल बहुत गिर गया है। देखते हैं, आर्नोल्ड क्लासिक में लेवल वापस उठने की उम्मीद तो है, क्योंकि हार्डी शुपन जैसे एथलीट्स मौजूद रहेंगे, और कई सारे अच्छे अच्छे एथलीट्स पीक करते हैं। आर्नोल्ड में ज्यादा करके एथलीट्स पीक सारे ही करते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको भी कोचिंग लेनी हो तो बस अब 1 दिन का वक्त बचा है, सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं, तो जल्दी से DM करो और अपना स्लॉट बुक करो।